Assalamualaikum everyone. Here is another question of manufacturing account बेटा. आपके पास राइट नाउ एक क्वेश्चन, ये अगेन एक पास पेपर का मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है और ये आपके पास कौन सा ईयर है? जून 2018, पेपर 31 एंड पेपर 33 बेटा. और क्वेश्चन नंबर 3 में टेस्ट हुआ था ये क्वेश्चन बेटा. अच्छा क्वेश्चन है आपके पास. अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही हो तो आप देख सकते हो. मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ. क्या कहा इस क्वेश्चन ने? JH लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट. एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है. द ट्रांसफर प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स टू द इनकम स्टेटमेंट. ट्रांसफर प्राइस सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ट्रांसफर प्राइस सिस्टम ओ लेवल्स में नहीं था, A2 के अंदर है कि मैन्युफैक्चरिंग को हम ओ लेवल्स तक हम एक प्रोडक्शन या कॉस्ट सेंटर कंसिडर करते थे. A2 में ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम आने के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हो गया, एक प्रॉफिट सेंटर हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के बाद वो ट्रांसफर प्रॉफिट पे करेगा. इनकम अपना प्रॉफिट रखे इनकम स्टेटमेंट को यानी ऑफिस को वो ट्रांसफर कर देगा और एक्सटर्नली भी वो क्या करेगा, सोल्ड आउट करेगा. कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट. यहाँ पर आपकी फैक्ट्री प्रॉफिट यानी ओवरऑल फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं दी हुई है. उसके बाद लिखा हुआ है कि दिस परसेंटेज रिमेन अनचेंज फॉर मैनी ईयर्स. कुछ सालों तक ये परसेंटेज अनचेंज थी. उन्होंने यहाँ पर आपको दी हुई है प्राइम कॉस्ट दी हुई है और प्राइम कॉस्ट के इसका मतलब है प्राइम कॉस्ट से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है, डायरेक्ट मटेरियल वाला पार्ट, डायरेक्ट लेबर वाला पार्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस वाला पार्ट, वो सारा इग्नोर हो जाएगा. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग भी दिया हुआ है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग भी दिया हुआ है और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग भी दिया हुआ है. उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ. इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर प्राइस का मतलब हो गया कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ यानी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की ट्रांसफर प्राइस दी हुई है. ट्रांसफर प्राइस का मतलब ये एक नहीं 1000 मरतबा बता चुका हूँ. इसका मतलब क्या होता है, अगर ट्रांसफर प्राइस लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, उसका मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वो फिनिश गुड्स में बन गया. इसका मतलब है कि उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका है. क्या है? प्रॉफिट शामिल है. अब प्रॉफिट कितना शामिल है, यहाँ तो हमें परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन थी ही नहीं, तो वो हम देख लेंगे. फिर उसके बाद रेवेन्यू या अदर स्टफ दिया हुआ था. फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं. कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कैरेज इनवर्ड इंक्लूड है, जो कि गलत है. कैरेज आउटवर्ड वो बिल्कुल सही है. फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड है बिल्डिंग का इंश्योरेंस, यानी एक एडमिन एक्सपेंस है बिल्डिंग का, मतलब बिल्डिंग इंश्योरेंस इंक्लूड है और उस इंश्योरेंस को जो है एडजस्ट करना है. वो भी हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें देख लेते हैं, जिसका 75% फैक्ट्री में जाना था और 25% ऑफिस में जाना था. पहला पार्ट इसका क्या है? एक्सप्लेन why a manufacturing business might prepare a manufacturing account as part of its financial statement. क्यों आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना रहे हो और उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या रीज़न है? उन्होंने कितने बोले हुए थे? 4 मार्क्स के थे, तो आप 4 सॉलिड पॉइंट्स मेंशन करने हैं. GH अलाउ मैनेजमेंट टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द फैक्ट्री. भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बनाने का मतलब है कि आप जो मैनेजमेंट है, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस यानी फैक्ट्री की परफॉर्मेंस को मेजर कर सको. पहला पॉइंट हो गया, सही है. फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास? इट अलाउ फॉर बेटर कॉस्ट कंट्रोल. जब आप खुद बनाते हो तो कॉस्ट कंट्रोल आपके हाथ में होता है. आप कॉस्ट सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर में मर्ज कर सकते हो. फिर उसके बाद इट अलाउज कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कितनी पड़ रही है बनाने की कॉस्ट या बाहर से परचेज करने की कॉस्ट, उसमें आप डिफरेंस निकाल सकते हो. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्री मैनेजर कैन बी अवॉर्डेड फॉर दियर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है यानी प्रोडक्शन का मैनेजर होता है, उसको हम अवार्ड कर सकते हैं उसकी बहुत अच्छी स्पेसिफिक बहुत यूनिक परफॉर्मेंस के बेस पे, जिससे वो मोटिवेट होगा और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी मोटिवेट होंगे, ताकि हम हर बंदा अपने डोमेन में रह के एक अच्छा काम कर सके, एक अच्छी चीज बना सके. इज इट फाइन? यहाँ तक सबको क्लियर बेटा? यस सर। ओके बेटा, अगर यस किसी सर। का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं उसको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा और यस सर। ज्वाइन नहीं कर सकेगा. थैंक यू. नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन एज मच एज डिटेल पॉसिबल. आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, बोल रहे हैं कि जितना पॉसिबल है आप उतना बना के हमें देंगे. वैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल से और फिर डायरेक्ट लेबर आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, प्राइम कॉस्ट आता है. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव
ऑलरेडी गिवन प्राइम कॉस्ट हमारे पास गिवन है 252,000 की, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, प्राइम कॉस्ट 252,000। बट एक एडजस्टमेंट थी, उन्होंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉस्ट है, उसके अंदर कैरेज इनवर्ड इंक्लूड है। भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कैरेज इनवर्ड का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता, तो इसका मतलब आप यहाँ क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से इसको क्या कर दोगे, प्राइम कॉस्ट में आता है। क्यों प्राइम कॉस्ट में आता है, जब आप मटेरियल खरीदते हो तो उसका किराया देते हो, तो मैंने प्राइम कॉस्ट में ये जो 18,000 था इसको इंक्लूड कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी थी आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी आपके पास 2,16,000, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, इस 18,000 को, मैं अगेन कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी हमारी 18,000, जो कैरेज इनवर्ड के नाम से इंक्लूड थी, तो हमने क्या कर दिया 18,000 डिस्ट्रीब्यूशन में से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी कहाँ जाती है, इनकम स्टेटमेंट में जाती है, ये बात आप सबको पता है, और नहीं भी है तो अब पता चल जानी चाहिए कि भाई ये एडजस्टमेंट थी जो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दी बेटा। और 252 प्लस 18 कोई बच्चा मुझे बता सकता है कितना हो जाएगा, जल्दी क्विकली बेटा। 2,70,000। 2,70,000 बेटा। तो ये मेरी एडजस्टेड प्राइम कॉस्ट आ गई। उसके बाद मैं फिर क्या करता हूँ सवाल में, ऐड, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फैक्ट्री ओवरहेड, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से आपके पास, आप इसको रिकॉर्ड करते हो, सही है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके पास कितनी है, वो आपको देखना होगा। सवाल में फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपके पास मेरे ख्याल से गिवन है, वो कितनी गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में सबसे पहले क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर देखोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि कितने गिवन है आपके पास, 461,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है बेटा, तो मैंने यहाँ पर 461,000 लिख दिया। और नीचे उन्होंने यहाँ पर एक बात लिखी हुई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस आर पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और ऑफिस। वहां पर आप क्या करोगे, एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड है बिल्डिंग का इंश्योरेंस। क्या इंक्लूड है भाई, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, जो कि कितना है 60,000 है, तो इसका मतलब है एडमिन एक्सपेंस में यहाँ पर आपके पास बिल्डिंग का इंश्योरेंस इंक्लूड है, सही है। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, उस एडमिन एक्सपेंस में जो बिल्डिंग का इंश्योरेंस है उसका 75% किस में एलोकेट होना है, फैक्ट्री में एलोकेट होना है, सही है बेटा। उसका 75% किस में आना है, फैक्ट्री में आना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस जगह पे अच्छा बेटा, तो मैंने यहाँ पर कहा 60,000। फिर उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या किया है कि आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है, जो अनपेड इनवॉइस है, जो अब तक पे नहीं की है, तो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस एक्रूड एक्सपेंस है और वो पे नहीं हुआ है, हमने इस्तेमाल कर लिया है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 3,000 प्लस कर दिया। फिर इसी के नीचे एक और एडजस्टमेंट है, एक एडवांस था, पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो वो क्लोजिंग एडवांस होता है, तो जब जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं माइनस कर देंगे, बट ये एडवांस ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं और ऑलरेडी हमारा ये एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं है, तो अब इसको हम इंक्लूड कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 1,000 हो गया। इन सबको बंद कर दोगे और इसका कितने परसेंट लेना था, 75% लेना था। तो जल्दी से मुझे 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, इसका कोई भी एक बच्चा फॉर एग्जांपल मुझे बता सकता है कितना आएगा। जी बेटा, कोई बच्चा बता सकता है कितना आएगा, 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, कोई बच्चा बता सकता है कितना आएगा, 64,000 आएगा। 64,000 का 75% कितना होगा, 64,000 का 48,000। 48,000। और इसका जो 25% रिमेनिंग है वो किस में चला जाएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस में चला जाएगा, तो इसका 461 प्लस 48, इसका टोटल करके बता सकते हो कितना आएगा, जल्दी क्विक,
461 प्लस 48, इसका टोटल करके बता सकते हो कितना आएगा? हेलो। 5,09,000। 5,09,000। बाकी बच्चे क्लास में मौजूद नहीं है? हेलो। यस सर सर। है। जी सर। 5,09,000। तो आप 2,70,000 में 5,09,000 टोटल कर लें, कितना आ जाएगा? 779,000। 7 जी सर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज आप इस चीज को लेबल नहीं करते हो। आप वैसे प्राइम कॉस्ट में फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाते हैं तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहता है, बट अगर हमें लेबल करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, कितना दिया हुआ है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग सवाल में? 28,000, फर्स्ट कॉलम पे लिख दिया। फिर उसके बाद लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, सवाल में कितना दिया हुआ है? 32,000। थैंक यू बेटा। 28 ओपनिंग है और क्लोजिंग 32 है। ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दें, डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऐड कर देंगे, या नेगेटिव आ रहा है तो लेस कर देंगे। या अगर फॉर एग्जांपल पेपर में ये दोनों नहीं दिया हुआ होता, इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस होगा तो याद रखिएगा माइनस कर देना, और डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस होगा तो प्लस कर देना, ये बात भूलना नहीं। तो अभी 28 में से 32, तो आपका इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया बेटा? 4,000 से इंक्रीज हो गया, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरी जो टोटल वैल्यू आएगी वो 779 में से 4,000 निकाल दिया, तो मेरे पास 775,000, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इज इट फाइन? फिर उसके बाद आप लोग क्या रखते हो अपना? फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री का प्रॉफिट रख के उसको ट्रांसफर कर देते हो। 775,000 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट की परसेंटेज अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो अब करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। जब आप इन दोनों को प्लस कर लेते हो, जब आप इन दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है? ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर बेटा? अच्छा, बट इस क्वेश्चन में देखो बेटा, अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस बात को सुन लेना। एक होती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आप लोग क्या करते हो? प्रॉफिट ऐड करते हो, और फिर आपके पास क्या आ जाता है? ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है, सही है, टोटल का आ जाता है। फिर उसके बाद एक होती है आपके पास जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस होता है, उससे बिल्कुल चीज तैयार हो जाती है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? फिनिश गुड्स कहते हो। अब फिनिश गुड्स दो तरह की होती है, ओपनिंग या क्लोजिंग। अब फिनिश गुड्स ओपनिंग जो होगी वो कॉस्ट भी होती है, उसमें प्रॉफिट प्लस करके रख डाल देते हैं, तो वो ट्रांसफर प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग बन जाता है, या ट्रांसफर प्राइस ऑफ फिनिश गुड क्लोजिंग बन जाता है। बट राइट नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल, इधर फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों इन्वेंट्री दी हुई थी, 1,08,000 और 96,000, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दी हुई है, और जिसमें दोनों प्रॉफिट इंक्लूड है। बट उस नीचे एक पैराग्राफ में के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, जो कि कितना दिया हुआ है? 18,000 दिया हुआ है। तो अगर मैं आप सबसे एक बात कर रहा हूँ, ये जो ओपनिंग मेरा ओपनिंग जो 108,000 है, जो ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है, इसका प्रॉफिट कितना गिवन है? 18,000। तो इसका मतलब जब 108,000 में से 18,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरी जो ओपनिंग इन्वेंट्री की फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या आ जाएगी? तो ये कॉस्ट आ जाएगी, ये इसका प्रॉफिट आ गया, और ये इसकी क्या आ जाएगी? ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। इस बात को एग्री करते हो आप सब? इस बात को एग्री करते हो आप सब बच्चे? जी यस सर। सर। अच्छा बेटा, तो अब परसेंटेज अब हो सकता है टोटल कॉस्ट के थ्रू परसेंटेज निकालो, या ओपनिंग या क्लोजिंग के थ्रू परसेंटेज निकालो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था,
अगर परसेंटेज फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन नहीं होती तो उसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट की अगर परसेंटेज गिवन नहीं होती तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस्ट यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई बाय 100। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कि टोटल की हो, अगर टोटल की नहीं है तो ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स होंगी तो उसकी कर लेंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स का प्रॉफिट दिया हुआ था 18,000, कहाँ दिया हुआ था, ये देख लीजिए, मैंने ये यहाँ से उठाया है। और कॉस्ट कॉस्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो 1,08,000 रुपये मेरी ट्रांसफर प्राइस थी, जिसमें से 18 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई होगी, 90,000। तो 18,000 डिवाइड बाय 90,000, तो मेरा जो फैक्ट्री प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 20% आ जाएगा, चेक कर लीजिए प्लीज। क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा बेटा, तो अब अमूमन फैक्ट्री की जो परसेंटेज थी वो 20% थी, तो इसका मतलब मैथ्स क्या कहता है कि ये जो दोनों ट्रांसफर प्राइस दी हुई हैं हमें, तो ये दोनों जो ट्रांसफर प्राइस दी हुई हैं ये कितनी हो जाएंगी हमारी, 120% हो जाएंगी। इस बात को एग्री करते हो? इस बात को एग्री करते हो सब लोग? यस सर। जी सर। यस सर। कैसे कि ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट हमेशा 100% होती है, प्रॉफिट अब पता चल गया है कितना है, 20%, तो ट्रांसफर प्राइस कितनी हो गई, 120% हो गई। अच्छा बेटा, तो मेरा जो परसेंटेज था, अब जो मेरी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है 775,000, इसका 20% कोई बच्चा निकाल के बता दे कितना होगा। 1,55,000। 1,55,000, थैंक यू बेटा। 775 में 155 प्लस कर दें तो मेरे पास ट्रांसफर वैल्यू, यानी जो मैं अपनी गुड्स बनाकर फैक्ट ऑफिस को ट्रांसफर कितने पे करूंगा, 9,30,000। 9,30,000। थैंक यू सो मच बेटा। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी बेटा। कोई मसला किसी को? सर ये आउटस्टैंडिंग वाली जो थी ना, ये एक मरतबा फिर समझा दें। बेटा यहाँ पर फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या कहा था कि अगर उन्होंने कहा है कि शिक्षा, हम क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह की फॉर एग्जांपल कंडीशन होती है, एक एक्सपेंस होता है और एक इनकम होता है मेरा बेटा। और एक्सपेंस पे हम क्या यूज करते हैं, पाप यूज करते हैं, इनकम पे हम क्या यूज करते हैं, आपा यूज करते हैं। इज इट फाइन? यस सर। प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग होता था तो हम माइनस करते थे, सही है, क्योंकि हमने पहले से पे कर दिया है मगर यूज नहीं किया। एक्रूड का क्लोजिंग होता तो हम क्या करते थे, तो यूज कर लिया मगर पे नहीं किया, सही है, ऐसा ही होता था। और ओपनिंग एक्रूड होता था तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे। और प्रीपेड का अगर ओपनिंग होता था तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे। ऐसा ही है बेटा। तो इस यस सर, ऐसा क्वेश्चन ही। में आपके पास क्या दिया हुआ था, पहले क्लोजिंग एक्रूड दिया हुआ था, एन आउटस्टैंडिंग इनवॉइस 3,000, तो मैंने क्या किया, 60,000 में 3,000 को प्लस कर दिया। और उसके बाद आप पेमेंट इन एडवांस जो ऑलरेडी पेमेंट हम एडवांस कर चुके हैं, जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड है, क्लोजिंग ब्रॉड कैरिड डाउन नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ये कैरिड डाउन नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग ओपनिंग प्रीपेड है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 1,000 ऐड कर दिया बेटा। क्लियर? यस सर, क्लियर। उसके बाद हमें क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट आप सबको पता है कैसे बनती है, प्लीज इधर देख लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग विद रेवेन्यू। भाई फैक्ट्री ने जो रॉ फॉर्म थी, प्रोसेस था, प्रोसेस करने के बाद उसको फिनिश करके हमें दे दिया है, तो वो रेवेन्यू कितना हो गया, 1,860 और 0,000। सेल रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या आ जाता है मेरे पास, एड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस पे ही दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 108,000। बाहर से कोई चीज हमने खरीदी नहीं है, परचेजेस की नहीं है आउटसाइड, तो डायरेक्ट क्या आ गया, जो बनाया था उसमें 20% रख के किसको ट्रांसफर कर दिया, ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया, जो कि कितना है आपके पास, 930,000। इज इट फाइन? यस सर। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्ड नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेस
क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि वो भी किस पे दी हुई थी, ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, फॉर एग्जांपल 96,000। कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए, 108 प्लस 930 माइनस 96, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है, 942,000। 942,000। ओके, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा सही बताइएगा प्लीज। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सर 9 लाख 918,000। कितना, 918,000। 918,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट फाइन? 2023 से पहले पहले हम फैक्ट्री प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम लिखते थे और एक्सपेंसेस लिखते थे, फिर उसके बाद फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड करते थे। मगर 2023 के बाद एग्जामिनर की जो एमएस है और एग्जामिनर रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट को किसके बाद ऐड करवा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड कर रहा है। तो मैंने कहा मेरा जो फैक्ट्री ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, 155,000, मगर ऑफिस ने अभी तक वो गुड्स बेचे नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट अभी क्या रियलाइज नहीं हुआ। जब वो बिक जाएंगे तब वो रियलाइज होगा 155,000। तो अब मुझे चेक करना है कि इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था। तो अब यहाँ पर सबकी तवज्जो मुझे चाहिए। अगर मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, ओपनिंग पीयूआरपी तो मुझे गिवन था, यानी ओपनिंग फिनिश गुड्स पीयूआरपी, वो तो मुझे सवाल में ही गिवन था, जो कि कितना था, 18,000। सही है। अब मुझे क्या करना है, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, और क्लोजिंग मैथ्स के थ्रू निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ये 18,000 सॉरी, जो क्लोजिंग मेरी कितनी थी, 96,000 थी, जो कि मुझे पता है कि ये 120% है। तो x यानी इसका जो प्रॉफिट है कितना होगा, 20% होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा ली, 96,000 को मल्टीप्लाई कर लिया 20 से, और x को मल्टीप्लाई कर लिया 120 से। जरा 96 को मल्टीप्लाई करो 20 से, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 96 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, कितना आ रहा है, 19,240। 19 240। 19240 और 000, ऐसा ही है। हेलो, सर 19240, 19,20,000 सर। 19240 सही है, इक्वल टू x 120। x को सब्जेक्ट बना लिया 1920, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 120, तो x कितना आ गया, x कितना आ गया बेटा, x कितना आ गया बता सकते हो, 1,600 सर। गलत बता रहे हो बेटा, 1600 नहीं, 16,000 होगा। हाँ 16,000 सर, सॉरी। ओके बेटा, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास आया है ये क्या है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स पीयूआरपी, ऐसा ही है। तो अगर उन्होंने टी अकाउंट बनाने का बोला तो नहीं है, अब नहीं बोला तो आप इसको अपनी आसानी के लिए बना लो कि यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस बीडी कितना था पीयूआरपी का, जो कि गिवन था क्वेश्चन में 18,000। बैलेंस सीडी पीयूआरपी का क्या आया था, 16,000। तो ये क्या था, एक तरह से पीयूआरपी अकाउंट हो गया। तो इसका मतलब 16,000 से आपका क्या हो गया, 2,000 से आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, नीचे गया, ऐड डिक्रीज इन पीयूआरपी विच इज 2,000 बेटा।
इन दोनों को टोटल कर लिया, कितना हो गया 157,000। 918 प्लस 157 टोटल करके बताइएगा कितना आ रहा है। 918 प्लस 157 टोटल करके बताइएगा कितना आ रहा है बेटा। 1075,000। 1075,000 जिसको हम कुछ लेबल नहीं करेंगे। सवाल में अदर इनकम नहीं है, फिर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अदर इनकम नहीं है तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, लेस एक्सपेंसेस बेटा। अब एक्सपेंसेस की अगर बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक्सपेंसेस में दो कैटेगरीज बनी हुई थी, एक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से थी और दूसरी जो थी वो एडमिन के नाम से थी। सवाल में डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ था, 2,16,000, जिसमें कैरेज इनवर्ट क्या था, इंक्लूड था 18,000 का, तो निकाल दिया तो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आ गई, 198,000 आ गई। इसी तरीके से एडमिन कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 4,12,000 ऑलरेडी मेरे पास क्या थी, गिवन थी, तो उसका 75% फैक्ट्री में लिया था। अब यहां पर देखिएगा मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 4,12,000 में से जो 60,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड थे वो माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद 75% उसको एडजस्ट किया था, तो हमने कैसे एडजस्ट किया था, 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, तो उसका 75% कहाँ चार्ज किया था, ये रहा। और अब रिमेनिंग 25%, 60,000 निकाल के रिमेनिंग 25% चार्ज करना है, तो वो कहाँ चार्ज कर रहे हैं, ऑफिस में चार्ज कर रहे हैं। कितना चार्ज कर रहे हैं, जरा 64,000 का निकालिएगा कितना आ रहा है, 64,000 का जरा निकालें कितना आ रहा है, 25%, 16,000। 16,000। तो इसका मतलब यहां पर देख सकते हैं 16 ये और 48 ये, तो 48 प्लस 16 कितना बन गया, 60,000। तो आधा हमने फैक्ट्री में चार्ज कर दिया, आधा ऑफिस में चार्ज कर दिया, तो 4,412 माइनस 60,000 प्लस 16,000 टोटल कितना आ जाएगा, 368,000। इनको टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा बेटा, 198 प्लस 368, जल्दी से 566,000। 566,000 माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इस प्रॉफिट को, ये तो आपके एक्सपेंसेस आ गए, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इस प्रॉफिट को आप लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस भी कहते हैं। तीसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी 1075,000 में से 566 माइनस कर दीजिए कितना आएगा, 1075,000 माइनस 566,000 कितना आएगा, 509,000। 509,000। उसमें क्या किया मैंने, लेस इस क्वेश्चन में फाइनेंस चार्जेस के नाम से या इंटरेस्ट के नाम से एक वैल्यू थी जो कि कितनी थी बेटा, 28,000। तो माइनस करने के बाद मुझे बता सकते हो कितना आएगा, 481,000। तो ये 481,000 को आप क्या करोगे, प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट द ईयर। फॉर द ईयर कितना आ गया, 481,000। यहां तक सबको क्लियर बेटा, यहां तक सबको क्लियर बेटा। यस सर। बाकी शायद क्लास में मौजूद नहीं है। यस सर। जी सर, क्लियर। अब जो यस नेक्स्ट सर। पार्ट है 7 मार्क का, वो सुन लीजिएगा बेटा। उस 7 मार्क में बोला किया था, सेलिंग प्राइस 1 यूनिट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम द फैक्ट्री प्लस अ मार्कअप। अगर फॉर एग्जांपल ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स की ट्रांसफर प्राइस दी हुई है, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दूंगा तो 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। या फॉर एग्जांपल 9,30,000 मेरी टोटल टोटल ट्रांसफर प्राइस ऑफ टोटल ट्रांसफर प्राइस है
कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की, उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, तो 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बोला था कि बॉब नाम का एक बंदा है जो वन ऑफ द फाइनेंशियल डायरेक्टर है जेएच लिमिटेड का, वो इस चीज़ को नोटिफाई कर रहा है दैट जो हमारा मेन कॉम्पिटिटर है उसने प्राइस इंक्रीज कर दी है। सही है। ही विश टू इंक्रीज द फिक्स परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफर प्राइस बाय 5%। तो बॉब जो है हमारा एक तरह से फाइनेंशियल डायरेक्टर है, वो चाहता है कि हम अपनी परसेंटेज को 5% से बढ़ा दें, यानी अपनी सेलिंग प्राइस को 5% से, यानी ट्रांसफर प्राइस को 5% से बढ़ा दें। आपकी जो पहले थी वो 20% थी, अब वो कह रहा है कि उसको 5% से बढ़ा के 25% कर दें। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा करेंगे तो जो डायरेक्टर हैं वो इस बात पे फिक्रमंद है, जो बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है हमारा जो है अफेक्ट कर जाएगा। तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं, एडवाइस डायरेक्टर करो कि जस्टिफाई वेदर और नॉट दे शुड इंक्रीज द ट्रांसफर प्राइस, जस्टिफाई और आंसर विद रेलिवेंट कैलकुलेशन, कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी अगर ये ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ ना, तो ओरिजिनल में मेरा जो प्रॉफिट था वो कितने परसेंट था, 20% था। और जो नॉ इंक्रीज एडजस्टेड वाला जो मेरा प्रॉफिट था वो कितने परसेंट हो गया है, 25% हो गया, यानी इंक्रीज कर दिया है 5% से। तो ये मेरी कितनी थी, 9,30,000 रुपये ट्रांसफर वैल्यू जो मैं फाइंड कर चुका था। अब इस 9,30,000 का फॉर एग्जांपल, इस 9,30,000 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, ये जो 9,30,000 है, या कुछ भी नहीं करते, रुक जाओ एक मिनट, ये जो 7,75,000 हमारी कॉस्ट आई है ना, तो मैं कहता हूँ कि अब आप इसका 25% निकालो जल्दी से। 7,75,000 का 25% निकालो। तो 193,750 दोबारा बोलो। 193,750 193,750। ओके, तो इसका मतलब अब आपका, जब आपने परसेंटेज चेंज की है तो ये तो हमेशा 100% होती है, तो 100 हो गया, 25 हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो निकाल के बताओ कितना आएगा, यानी 775 में 193,750 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा। 968,750 दोबारा बोलो। 968,750 968,750। तो इसका मतलब जब परसेंटेज चेंज की तो तुम्हारी ट्रांसफर प्राइस भी क्या हो गई, चेंज हो गई, 968,750। इज इट फाइन? यहां तक क्लियर बेटा? यस सर। अब ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ना है ये देख लो भाई। तो इसका मतलब अब जो तुम्हारी यहाँ पर जो ट्रांसफर प्राइस थी वो 930 नहीं रही, वो क्या हो गई, 968,750। तो अब कैलकुलेटर उठाओ, 1,08,000 ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स प्लस 968,750 न्यू ट्रांसफर प्राइस, न्यू ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड मैन्युफैक्चर माइनस 96,000। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिवाइज कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई आपके पास, 980,750 आ गई। उसमें से मैंने सेल्स को माइनस कर दिया, तो मेरा जो रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 879,250। क्लियर? जो मेरा ऑफिशियल ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 9,18,000, चेंज होके मेरा प्रॉफिट कितना आया है, 879,250। क्लियर बेटा? यस सर। यहां तक यस क्लियर सर। बेटा? अब उसके बाद नीचे आ जाओ, इनकम स्टेटमेंट, यानी फैक्ट्री का प्रॉफिट 155,000 ट्रांसफर किया था जो कि 20% था, मगर अब जाहिर सी बात है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, कितना हो गया है, 193,750। उसमें 2000 अगर मैं प्लस कर देता हूं तो 195,750 हो जाएगा। क्लियर? तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आया था, नया वाला 879,250, नया वाला जो फैक्ट्री प्रॉफिट रिवाइज होके 195,750, तो टोटल कितना बन गया, 1,075,000। क्लियर? यस सर। यस सर। और उसमें से जाहिर सी बात है जब माइनस करूंगा तो मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा
20% से भी 481 आ रहा है और 5% बढ़ाने से भी क्या आ रहा है 481 आ रहा है। क्लियर? यस सर। जहां तक क्लियर? तो मतलब Yes, अगर sir. अगर आपने प्राइस बढ़ाई तो प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डेफिनेटली कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट वाले एरिया पे फर्क पड़ गया। मगर प्रॉफिट पे क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि आपके एक्सपेंसेस जो थे दोनों के क्या थे, सेम थे, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप इसमें क्या लिखोगे, किस तरीके से आंसर दोगे? इधर सुनिएगा। यस, दे इंक्रीज परसेंटेज बेटा। फिर उसके बाद नो इफेक्ट ऑन फाइनल प्रॉफिट। भाई अगर दो ऑप्शन देना, वेदर और नॉट दे शुड, के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तीसरा इंक्रीज इन परसेंटेज विल इंक्रीज दी ट्रांसफर प्राइस बेटा। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड। एक तो ये कंडीशन हो गई, यहां तक क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। Yes, sir. अगर हम 5% से इंक्रीज करते हैं तो सही है। या फिर फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, नो दे कैन नॉट increase percentage as selling price is based on cost plus markup and hence increase in production price would increase in selling price too। पहले आपकी थी 7,75,000 7,75,000 जिसका 20% निकाला था तो 155 आया था। फिर 5% से बढ़ाया था तो आपकी जाहिर सी बात है ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज हो गई थी और सेलिंग प्राइस भी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर आप इस तरह का काम करोगे, इस तरह की बेवकूफी करोगे तो दिस मेक्स द प्रोडक्ट अनकॉम्पिटेटिव। भाई जहां कंपटीशन होगा, आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपका प्रोडक्ट जो है अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा और जिससे आप क्या करोगे, रिड्यूसिंग दी लेवल ऑफ। जब सेल्स आपकी रिड्यूस होंगी एंड इवेंचुअली, और एक टाइम पे, अभी तो प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर इवेंचुअली प्रॉफिट पे भी क्या होगा, एक टाइम पे फर्क पड़ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. फिर Yes, उसके sir. बाद बट डिपेंड्स ऑन द increase in price by competitor। Hence फिर उसके बाद it also
depend on it also depend on price, elasticity, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है। ये आपके पास जून 18 पेपर 31 पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कंप्लीट हो गया। रिगार्डिंग पार्ट डी अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक क्लियर? यस सर। उन्होंने आपसे बोला था आप एडवाइस तो देनी है, एडवाइस आप थियोरेटिकल फॉर्म में भी दोगे और उसमें जस्टिफाई और आंसर विद रेलिवेंट कैलकुलेशन आपने ट्रांसफर प्राइस को भी दिखा दिया कैलकुलेट करके, सही है। और इसके बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखा दिया और आपने प्रॉफिट भी दिखा दिया। ट्रांसफर प्राइस और ग्रॉस प्रॉफिट डेफिनेटली इंक्रीज हो गया, मगर प्रॉफिट फॉर द ईयर अपनी जगह पे सेम रहा क्योंकि एक्सपेंसेस कंट्रोल में थे, एक्सपेंस अपने कंट्रोल में थे, मगर एक टाइम तक कंट्रोल होंगे, मगर डेफिनेटली आगे जाके उस आपका प्रॉफिट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्लियर बेटा?